मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले 3 सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम बताए उसमें कि इलेक्ट्रिक करंट को आई कहते सिंपली, और ये चार्ज है, ये टाइम है, ये पढ़ चुके हैं आप। और इसका SI यूनिट भी कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। इस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी आपको बताए थे। फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर V से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और ये हम डिटेल में बताए थे। ये वर्क बाई चार्ज होता है। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस बताए, जो डिफरेंस इन वर्क डन बाय चार्ज होता है। 1 वोल्ट को डिफाइन किए, 1 एम्पियर को डिफाइन किए। इसका SI यूनिट जूल और कूलम या वोल्ट आप कर सकते हैं, यह बता चुके हैं। फिर आपको बताया इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर है, रिहोस्टेट है, की है। इस तरह से एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो इस तरह से हम उसके सारे कंपोनेंट को बताए, और फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ बताए थे, जिसमें ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, और फिर V इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाकर I इंटू R किए थे। और फिर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट किए थे, याद होगा आप लोगों को, I और V के बीच, और ये स्ट्रेट लाइन आया था। फिर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन किए थे कि करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर उसको हम एक्सप्लेन किए, और फिर आपको बताया कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के लेंथ पर और कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग डिस्क्राइब किए थे, और इस दोनों को कंबाइन किए थे तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों को मिलाए तो ये रिजल्ट आया जहां रो रेसिस्टिविटी है, और इसका SI यूनिट हम बताए थे ओम मीटर। जब आप इसको सॉल्व किए थे, याद होगा आपको कि रो इक्वल टू RA बाई L मीटर स्क्वायर बाई मीटर, और इस तरह से ओम मीटर इसका SI है। फिर आपको हम बताया कि ये रो कभी भी कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। ये रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। और उसके लिए भी हम बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू F बाई N E स्क्वायर इंटू टाइम। तो रेसिस्टिविटी को नेचर पर डिपेंड किया, इसको आप समझने के लिए हम लोग देखें कि ये रेसिस्टिविटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, हम बता चुके हैं आपको। तो क्यों नेचर पर डिपेंड करता है, हम उसको एक्सप्लेन किए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेगा। एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, फिर भी सबकी रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी, क्योंकि सारे मटेरियल्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट होगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही डिस्क्राइब करता है कि वह मटेरियल का नेचर कैसा है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, व्हाई, अगर कोई पूछे, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन सिल्वर इज मैक्सिमम अमंग ऑल द कंडक्टर्स। तो अगर ये सबसे ज्यादा है तो ये सबसे कम होगा, और रेसिस्टिविटी यदि सबसे कम है तो रेसिस्टेंस भी सबसे कम होगा, और रेसिस्टेंस अगर सबसे कम है तो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से हम आपको पिछले 3 सेशन में बताएं करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, और फिर रेसिस्टिविटी को डिफाइन किए। इस तरह से इस पर कुछ प्रॉब्लम भी हम बताए थे, जो आप याद होगा आप लोगों को, और फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो करेंगे। पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी को। साइड बुक 10th का सवाल है, इसमें साइड बुक का यूज आप करें, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ें, हिस्ट्री की तरह पढ़ें, बिल्कुल अंडरलाइन करके हर एक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप उसको डिस्कस करें, आप उनसे पूछें कि इस लाइन का क्या अर्थ है। एकदम समझें कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें साइंस में तो उसके लाइन को पढ़ें, हर एक लाइन का काफी महत्व है, इंपॉर्टेंट लाइन सब है लिखा हुआ, उसको कभी आप नहीं समझेंगे ये कॉम्पैक्ट है। साइड बुक में तो बहुत सा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन साइड बुक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इससे आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, उसके सारे प्रॉब्लम को, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज सबको सॉल्व करने के बाद ही हम किसी दूसरे प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम को हम बताएं। एक बात और आप जानते हैं पहले से ही, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ए के लिए क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। यहाँ R रेडियस है उस क्रॉस सेक्शन का, कंडक्टर का, तो ये भी प्रॉब्लम फॉर्मूला बताए थे, R को D में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बहुत सा प्रॉब्लम हम लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं। अब आज के सेशन का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये पिछले सेशन के सारे टॉपिक को हम एक्सप्लेन किए हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक होगा ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स में ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, इस ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर में कितने टाइप का से हम इसको ग्रुपिंग रेसिस्टर के को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको पहला होगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स और दूसरा होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। कोई अलग तीसरा टॉपिक होता नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों को, इसमें केवल सीरीज ही हम बताएंगे, इसमें केवल पैरेलल ग्रुपिंग ही होगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाए प्रॉब्लम में तो उसको हम मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा कि सीरीज एज वेल एज पैरेलल, ये दोनों ग्रुपिंग एक साथ रहेगा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स है, जिसमें हम पहला ग्रुपिंग बता रहे हैं अभी आपको
सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए तो कितने टाइप का ग्रुपिंग हुआ, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। इसमें सीरीज ग्रुपिंग को डिस्कस करना है आज हमको। तो सीरीज ग्रुपिंग होता क्या है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो ये 10th नहीं एज वेल एज 11th के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी 10th और 12th, 11th में तो करंट है नहीं, 10th और 12th में फिर आप पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, बहुत सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। इसलिए इस ग्रुपिंग को क्लियरली आप समझेंगे आज सीरीज ग्रुपिंग होता क्या है। देखिए, ग्रुपिंग का मतलब होगा कि यदि हम दो या दो से अधिक, एक रेसिस्टर का कोई ग्रुपिंग होगा नहीं। सो इफ वी कंसीडर टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स, if we consider two or more than two resistors connected to an electric circuit in such a way, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, in such a way, यदि हम दो या दो से अधिक रेसिस्टर को कनेक्ट इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करें कि जब सर्किट ऑन हो, then current remains the same in all the resistors। ध्यान देना है, यदि प्रॉब्लम में भी देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो, आप देखिए कि करंट बदला क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। पाथ हमारा एक है, हम बताए थे व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, वह पाथ जिस पाथ से करंट फ्लो होता है। तो यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, यदि हम कितने भी रेसिस्टर्स ले लें, लेकिन वो सारे रेसिस्टर्स को जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़े, स्विच ऑन करें, तो सारे सर्किट में, सारे रेसिस्टर्स में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, सेम करंट अगर सारे रेसिस्टर्स में फ्लो कर रहे हो, तो हम वैसे ग्रुपिंग का नाम क्या देंगे, सीरीज ग्रुपिंग। सो नाउ वी ड्रॉ द सर्किट, नाउ वी कंसीडर ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R1, देयर आर टू टर्मिनल्स। हम लोग जब भी टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेंगे तो डॉट दे देंगे। अब हम दूसरे रेसिस्टर को, क्योंकि करंट को बदलना नहीं है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए इसके सेकेंड एंड को दूसरे रेसिस्टर के पहले एंड से जोड़ेंगे, जिसका रेसिस्टेंस R2 है। अब हम एक और ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो या दो से अधिक, तो दो पर भी काम कर जाएगा, लेकिन हम एक और ले लें। इस तरह से हम कितने रेसिस्टर्स लिए, 3। सर आप ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग में क्या बताया कि कभी भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट सेम होगा। इसमें भी अगर करंट यदि I फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I ही जाएगा, इसमें भी I ही जाएगा। तो इस तरह से हम 3 रेसिस्टर लिए और तीनों रेसिस्टर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिए। हम वोल्टमीटर एमीटर नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल हम इसको जोड़ दिए। इस तरह से now we connect these 3 resistors of resistance R1, R2 and R3 to an electric circuit in such a way that when circuit is on, then there is flow of current and this current passes through all the resistors whose magnitude remains the same। पहली बात, magnitude remains the same। जब magnitude remains the same होगा, जब magnitude remains the same होगा, तो अब आप समझेंगे कि जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा।
मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि रेसिस्टेंस ज्यादा या कम हो जाए तो करंट के फ्लो में भी चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा। तो सर यहां तो सारे रेसिस्टेंस सेम नहीं है, हो सकता है कि ये सबसे कम रेसिस्टेंस हो, ये सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस हो, तो देयर आर डिफरेंट रेसिस्टेंस। तो अब आप समझेंगे, एक बात बताइए, सीरीज लूपिंग के पाथ तो सेम है, और जब पाथ सेम है तो करंट भी सेम होगा, और जब करंट सेम है तो ओम्स लॉ का यूज हम करते हैं। ओम्स लॉ में V इक्वल टू I इंटू आर है, तो I का वैल्यू क्या होगा, V बाई आर होगा। I का वैल्यू V बाई आर है। I हर एक रेसिस्टर के लिए R1 हो, R2 हो, R3 हो, सबके लिए सेम है। और इस तरह से जब करंट जब सेम होगा, रेसिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो बताइए अगर V का वैल्यू, अगर R का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो V ज्यादा देना होगा, तभी तो रेशियो सेम होगा। यदि R ज्यादा है तो V को भी ज्यादा करना पड़ेगा, यदि R कम है तो V को भी कम करना। तो क्या आपको याद होगा, V का मतलब पोटेंशियल है, और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, वोल्टेज बाय चार्ज। यदि कम रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो कम एनर्जी चाहिए उसको फ्लो करने के लिए। यदि R2 का वैल्यू R1 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लेकिन करंट को तो मेंटेन करना है सेम, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस करंट को मेंटेन करने की। सबसे इंपॉर्टेंट आप समझेंगे बात कि अगर हाई रेसिस्टेंस है तो हाई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लार्ज एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर हम करंट को कांस्टेंट कर सकते हैं। और लार्ज एनर्जी का मतलब है लार्ज पोटेंशियल। तो इस तरह से ये अगर V है, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, इसका मतलब होगा कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट यहां है तो 0 वोल्ट यहां पर है, क्योंकि ये माइनस से जुड़ा हुआ है। लोएस्ट पोटेंशियल हाईएस्ट पोटेंशियल है। यदि हम इस टर्मिनल का नाम A, B और C और D दे दें, तो बताइए A का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। इसके लिए B का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C। इसका पोटेंशियल, इस रेसिस्टर के लिए इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू D। तो बताइए VA और VB, ये R1 रेसिस्टर, AB रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस R1 है का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VA माइनस VB। इसका VB माइनस VC और इसका VC माइनस VB। तो हम लोग AB के लिए अब आप देखेंगे सॉल्यूशन में, हम PDF में दिए हुए हैं फॉर AB रेसिस्टर। बताइए तो AB रेसिस्टर के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं। यूजिंग ओम्स लॉ क्या हो जाएगा बताइए, VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू R1। ये पहला इक्वेशन मिला। AB रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, करंट तो I ही होगा और रेसिस्टेंस R1। फिर BC के लिए देते हैं, फॉर BC रेसिस्टर VB माइनस VC इक्वल टू IR2। और फिर इसी तरह से फॉर CD रेसिस्टर के लिए VC माइनस VB इक्वल टू IR3 होगा। ये तीनों पर हम ओम्स लॉ का यूज किए हैं। यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग VA माइनस VB इक्वेशन 1, 2 और 3 बनाए। अब आप इस तीनों को ऐड कर दीजिए। जब हम तीनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस
1 2 and 3। तो क्या मिला हमको? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप देखेंगे ये माइनस VB माइनस VC, तो क्या बचा? VA माइनस VB इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से ये चौथा इक्वेशन हमको मिला। आप इस तीन रेसिस्टर को सर्किट में जोड़कर हम देखें। अब आप इस बात को समझें फिर से कि आपको जो इक्वेशन मिला उस इक्वेशन में एक पॉइंट यहां पर था A और एक पॉइंट यहां था B, और इसमें तीन रेसिस्टर इसके बीच जुड़े हुए थे। अब उस तीनों को हटा दिए हम और एक रेसिस्टर लिए हम। इसका रेसिस्टेंस हम R मानते हैं, लेकिन टर्मिनल हमारा सेम है, पहला टर्मिनल और अंतिम टर्मिनल A और D। इस दोनों को उसी बैटरी से जिस बैटरी से हम जोड़े हुए थे पहले, उसी बैटरी से हम जोड़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई चेंज नहीं आया, केवल चेंज किसमें आया? तो उस तीन रेसिस्टर को हटाकर एक रेसिस्टर ले लिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी था, अभी भी है। तो बताइए, तो इस रेसिस्टर के लिए इस सर्किट में हम ओम्स को जब लगाएं, क्योंकि बैटरी में कोई चेंज नहीं तो करंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इस रेसिस्टर के लिए ओम्स लॉ का यूज करके VA माइनस VD इक्वल टू I इंटू R। इस तरह से ये इक्वेशन पांचवा मिला। 1 2 3 तीनों को ऐड करके इक्वेशन 4। और अब हम एक करें, तीनों रेसिस्टर को हटाकर दो टर्मिनल वही सेम A और D में लगा दिए, बैटरी भी वही, सर्किट भी वही। तो इस तरह से हमको ओम्स लॉ का यूज करने पर इक्वेशन 5 मिला। अब बताइए, इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम होगा, तो कहेंगे हम IR इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये रेसिस्टर R का नाम क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग। R इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग। इसलिए हम चाहें अगर तो इसको सिंबॉलिकली RS लिख सकते हैं, S फॉर सीरीज और R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि ये तीनों रेसिस्टेंस या इस तरह के जितने भी रेसिस्टेंस होंगे सबके इक्विवेलेंट होगा। तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ। एग्जाम में हम इतने दिनों लगभग 20 ईयर्स से देखते आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग। तो आप क्या करते हैं? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 केवल लिख देते हैं। ऐसे गलत हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, अगर लिखे राइट डाउन तो आप कर सकते हैं कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इस तरह से आप देखिए कि हमारे पास जो रेसिस्टर्स हैं वो सारे रेसिस्टर्स, ये सारे रेसिस्टर्स सीरीज ग्रुपिंग में होंगे, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। यदि आप एक काम और देखिए ध्यान से इस पर, सपोज करते हैं कि यदि ऐसे रेसिस्टर्स सेम हो जाएं और आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, मान लेते हैं एक रेसिस्टर, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह बहुत सारे रेसिस्टर्स होते हैं, सारे आइडेंटिकल हैं, ये सारे आइडेंटिकल हैं। और कितने रेसिस्टर्स हैं आपके पास? n रेसिस्टर है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? R1 की जगह R अप टू n टाइम्स। तो बताइए इसका नेट वैल्यू क्या होगा? NR। इस तरह से
यदि आपके पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं, यदि आपके पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं, हर एक का रेसिस्टेंस R है, तो योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज n टाइम्स। मतलब अगर आपको रेसिस्टेंस सर्किट में इंक्रीज करना है तो आप सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। तो इस तरह से इस सीरीज ग्रुपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मुद्दे में बताया, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर का डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर का डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, और ऐसे कंडीशन को हम सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला हुआ, यदि n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है तो ये रिजल्ट आएगा। थैंक यू।